नमस्कार, रैनी टीवी इंडिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं। G20 सम्मेलन की सफल समापन के बाद भारत के शेयर बाजार में उसका एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को जरूर मिल रहा है और रिकॉर्ड तोड़ इस वक्त ऐसा बताया जा रहा है कि कम से कम जो भारत का शेयर बाजार है वहां पर इस वक्त जो आज का जो मार्केट बंद हुआ है उसमें शेयर बाजार ने रिकॉर्ड ऊंचाई छुई है। निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर पार कर गया है, 20,000 अंकों के पार पहुंचा है निफ्टी, 20,006 के स्तर पर जाकर लौटा निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो 67,000 के पार पहुंचा। तो शेयर बाजार में ऊंचाई जो है वो लगातार जिस तरीके से देखने को मिल रही है वो इस वक्त आपको बताएं कि ये जो शेयर बाजार है उसमें रिकॉर्ड ऊंचाई G20 के समापन के बाद देखने को मिली है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी साक्षी बजाज। G20 की सफलता के बाद भारत की स्टॉक मार्केट्स में देखा नया जोश। जो ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी को 3 गुना बढ़ाना जो है 2030 तक का ये जो गोल है, इस पर क्या असर होगा, रोजगारी पर क्या असर होगा, पर्यावरण पे क्या असर होगा, आपके क्या हाल? इसका असर तो काफी पॉजिटिव होगा क्योंकि इसमें से काफी कैपेसिटी इंडिया में आने वाली है और इससे जो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट मींस लॉट ऑफ बिजनेस फॉर कैपिटल गुड मैन्युफैक्चरर्स और इसके साथ जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी काफी बढ़ेगा। सो क्लियरली आई थिंक द एनर्जी प्रोडक्शन इज एक्चुअली शिफ्टिंग फ्रॉम मिडिल ईस्ट टू अदर कंट्रीज और उसमें इंडिया विल आई थिंक प्ले अ मेजर रोल ओवर द नेक्स्ट 10 years। तो ये काफी पॉजिटिव है। अगले 10 साल आप जो बोल रहे हैं भारत का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहेगा और आपने और राधिका जी ने दोनों ने कहा कि देखिए इन्वेस्टमेंट पे भी जो है इस पर काफ़ी असर आएगा, इन्वेस्टमेंट पर, रोजगारी पर आने वाले समय में। तो लेकिन ये जो हम बातचीत कर रहे थे सेमीकंडक्टर और चिप के बारे में, जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का जो ये इंडिया यूएस का संकल्प है उसका जो है उसका क्या असर आएगा आने वाले समय में और मैन्युफैक्चरिंग में खासकर उसका क्या असर आएगा? देखिए, जो भी प्रोडक्ट होगा इन फ्यूचर, ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि काफी प्रोडक्ट्स में माइक्रोचिप लगता है एंड द प्रोड्यूसर ऑफ माइक्रोचिप विल बी इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ निश पोजीशन और इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग माने हो नहीं रहा है एंड इट विल बी पॉसिबली बी वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ओवर द नेक्स्ट 10 to 15 years और उसके लिए अभी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। So, I mean, this clearly is extremely positive from the Indian point of view क्योंकि काफी जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स है, सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई चेन्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, दे आर लुकिंग एट इन्वेस्टिंग इन इंडिया। जैसे माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी ने बताया कि दे विल बी इन्वेस्टिंग अबाउट $300 million फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एडवांस माइक्रो डिवाइस ने भी बोला है कि $400 million इन्वेस्ट कर रहे हैं। I think this is extremely good from the point of view of manufacturing facilities in India and I think इसका जो रिजल्ट है हम लोग देखेंगे possibly over the next 5 to 7 years। जी बिल्कुल अमरीश जी, लेकिन काफी सारे लोग जो घर बैठ के ये सोच रहे हैं कि देखिए इस पर किस सेक्टर पर काफी असर आएगा। आज हमने देखा मार्केट्स में जो है इकोनॉमी सेंसिटिव स्टॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल्स, ये सब जो देखे हमने देखा मार्केट्स में जो जोश आ रहा था वो इकोनॉमी सेंट्रिक स्टॉक से ही आ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये G20 की सफलता जो है वो दिखा रहा है और आने वाले समय में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आने वाले समय में क्या सेक्टर जो हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी सारे सेक्टर हैं, तो ये जो सेमीकंडक्टर और चिप की जो सप्लाई चेन का जो हम टारगेट कर रहे हैं, तो क्या ऑटो इंडस्ट्री या ऑटो कंपोनेंट्स, इसका जो असर है वो सबसे ज्यादा किस सेक्टर पर दिखेगा? देखिए, इसका असर तो अक्रॉस हम लोग को फील होगा क्योंकि इसके लिए इंफ्रा भी चाहिए। तो फ्रॉम इंफ्रा पॉइंट ऑफ व्यू इंफ्रा कंपनीज को पॉजिटिव होगा, ऑटो कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव होगा, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स उनके लिए पॉजिटिव होगा, इफ यू टॉकिंग ऑफ मेटल्स एंड सीमेंट इनके लिए पॉजिटिव है। And I mean overall like once the employment increases उसका इफेक्ट आएगा क्लियरली FMCG और कंज्यूमर गुड्स पे। सो मैं बोलूंगा कि इसका जो इफेक्ट है विल बी फेल्ट अक्रॉस। पहले शायद हम लोग फील करेंगे इंफ्रा एंड रिलेटेड सेक्टर्स पे और उसके बाद FMCG एंड कंज्यूमर गुड्स सेक्टर पे।
जी बिल्कुल। और आने वाले समय में जैसे कि आपने कहा कि जो है अगले 10 सालों में काफ़ी बदलाव दिखेगा, तो अगर टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट को लेके अगर जो घर बैठे जो ये लोग सोच रहे हैं कि देखिए G20 से हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा, तो जो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का जो बदलाव आ रहा है, जो AI का एरा आ रहा है, उससे आपको क्या लगता है कि रोजगारी में क्या फ़र्क आएगा? देखिए, इसमें सबको डर है कि रोजगारी कम होगी, पर मैं बोलूंगा कि इससे इन द लॉन्गर टर्म रोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि यही डर था अपना 1995-2000 के इरा में, जो एक्सपेक्टेड था कि यदि आईटी बड़ा होता है देन पीपल विल लूज जॉब्स, और उसके बदले हम लोग देखा है कि कितने जॉब्स क्रिएट हुए हैं। आई थिंक समथिंग सिमिलर विल हैपन एज फार एज एआई इज कंसर्न। केवल लोगों को रीस्किलिंग करने का जरूरत है। एज लॉन्ग एज दैट हैपन्स, हम लोग देखेंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा। जी बिल्कुल। और जो सेंटिमेंटल बूस्ट जो कहा जा रहा है अफ्रीका यूनियन इंक्लूजन की वजह से और दिल्ली डिक्लेरेशन की अडॉप्शन की वजह से, वो भी आज मार्केट्स में हमने वो जोश देखा, वो सेंटिमेंटल ड्रिवन था। क्योंकि ये जो अफ्रीकन नेशंस को लेकर आए हैं, आई थिंक ये काफी बड़ी जीत है इंडिया के लिए। तो ओवरऑल ये सेंटिमेंट बूस्टर है। जो दिल्ली डिक्लेरेशन है वो भी बड़ा सेंटिमेंटल बूस्टर है इंडिया के लिए, विच इज क्लियरली शोइंग दैट इंडिया इज लीडिंग द वे। जी बिल्कुल, भारत जो है वो लीड कर रहा है, ये जो है G20 की सफलता में दिखा हम सबको। और जो है आज मार्केट्स का जो हमने जोश देखा, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं वो जानना चाह रहे हैं आपसे कि देखिए निफ्टी 20,000 का जो मार्क है वो कब दिख रहा है आपको? ये तो बोलना काफी मुश्किल है, क्योंकि लास्ट 2 बार भी हमने देखा है कि 20,000 के आसपास आके नीचे आया था मार्केट। आज भी उसके आसपास जाके ठहरा हुआ है सवेरे से। तो अभी लग रहा है कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज सेंटिमेंट बूस्टर्स काफी फील गुड फैक्टर है मार्केट में। मुझे लगता है कि अभी ये 20,000 लेवल क्रॉस करके शायद ऊपर जाएगा। इट कैन गो टू लेवल्स ऑफ अबाउट 21,000, 21,500। पर इसके साथ मैं ये भी बोलूंगा कि मार्केट्स काफी अच्छे चले हैं लास्ट करीब 5-6 महीने में। तो आई मीन एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग मुझे लगता है कि मार्केट्स थोड़े बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं, सो वन शुड बी अ बिट कॉशियस। पर जिस हिसाब से अभी मार्केट चल रहा है, आई थिंक इट कैन गो अप टू अबाउट 21,000, 21,500 लेवल्स। चलिए, तो मार्केट से जुड़ी हुई ये जो खुशखबरी आई है, इससे निवेशकों में जरूर उत्साह बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई एक अहम खबर इस वक्त आ रही है। महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट का विस्तार जल्द होने वाला है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। गणेश उत्सव से पूर्व कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार की बैठक के बाद यह सहमति बनी है। अब बीजेपी को जो मंत्रिमंडल है उसमें 7 और मंत्री मिल सकते हैं। एनसीपी और शिवसेना को 3-3 मंत्रियों के पद और मिल सकते हैं इस पूरे गठबंधन में। आपको बता दें कि किस तरीके से 2024 के चुनाव से पहले एक ये भी सिरदर्द है कि भारतीय जनता पार्टी, अब जब एनसीपी उनके साथ अजीत पवार का फैक्शन आके जुड़ा है, तो सीटों का बंटवारा, कैबिनेट का बंटवारा किस तरीके से होगा। रौनक कुकरे हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक, ये जो पूरी खबर आई है कैबिनेट विस्तार को लेकर, जो चर्चा चल रही है, इससे कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत परेशानी थी या जो स्वर आ रहे थे शिंदे फैक्शन से, खासतौर से निकल के जिन लोगों को मंत्री बनाना था उनको बनाया नहीं गया था, कम से कम उन्हें शांत करने के लिए जरूरी होगा। निश्चित तौर पर देखिए, पिछले कई दिनों से जो विधायक है पिछली बार जब अजीत पवार का फैक्शन सरकार में शामिल हुआ, उस वक्त भी ये उम्मीद शिंदे फैक्शन के खासतौर से जो विधायक है वो ये जताए थे कि उन्हें भी उसी समय इंडक्ट जो है वो कैबिनेट विस्तार में कर लिया जाए। लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री ने ऐसा फैसला नहीं लिया। लेकिन जो लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, उसके बाद अब जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके मुताबिक गणेश उत्सव के पहले लगभग शिंदे सरकार का जो तीसरा कैबिनेट विस्तार है वो कहीं ना कहीं हो सकता है। और मुख्य तौर पर इसमें फिलहाल जो जानकारी उपलब्ध हो रही है उसके मुताबिक बीजेपी के पाले में 7 मंत्री पद जा सकते हैं, जबकि शिंदे और अजीत पवार कैंप को 3-3 मंत्री पद उनके हिस्से में आ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी के विधायकों की अगर संख्या देखी जाए इस सरकार में, तो बीजेपी के पास 106 प्लस 10 इंडिपेंडेंस विधायकों का समर्थन है, लिहाजा उनके पास मंत्री पदों की संख्या थोड़ी ज्यादा रहेगी। अब इसमें देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस विस्तार में जो मौजूदा मंत्री है उसमें से किसी को हटा के किसी दूसरे को भी बनाया जा सकता है, कि ये देखने वाली बात होगी। और एक और महत्वपूर्ण विषय यह है कि कुछ शरद पवार कैंप के भी कुछ विधायक जो अजीत पवार के संपर्क में है, क्या ऐसे कुछ लोग इंडक्ट होते हैं क्या, ये भी इस पर भी सबकी नजर टिकी होगी। जी
बहुत बहुत शुक्रिया रौनक हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या किस तरीके से अब ये, और क्योंकि लगातार बातचीत होती रही है इस बात की कि महाराष्ट्र में किसी भी तरह के चुनाव, चाहे बीएमसी के चुनाव होने बचे हैं और लगातार टाले जा रहे हैं, तो जब तक समीकरण नहीं बैठ जाता तब तक कोई भी पार्टी चुनाव में जाने से कतरा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ी हुई। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र चुनाव समिति की बैठक 13 सितंबर को होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस साल इन राज्यों में चुनाव हैं, अगले 1 महीने के अंदर अंदर इनकी घोषणा भी कर दी जाएगी। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसके साथ साथ इसी दिन इंडिया गठबंधन जो है उसके जो घटक दल हैं, उसकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसकी भी बैठक दिल्ली में होनी है। जैसा हमने पहले देखा था महाराष्ट्र में जब इंडिया दल मिला था, तब भी वहां पर जो महाराष्ट्र में इस समय सरकार चल रही है बीजेपी, साथ ही साथ एक नाथ शिंदे फैक्शन और अजीत पवार के फैक्शन को मिलाकर उनकी भी 2 दिन तक सेम डेट पर मीटिंग रही। और अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 13 सितंबर को हो रही है, जिस दिन 2 दिन बाद जो इंडिया गठबंधन है, ऑपोजिशन का अलायंस है, उसकी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी है। राजनीति से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बता देते हैं कि राजस्थान से के बड़े नेता नाथुराम मिर्घा की पोती ज्योति मिर्घा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। वो नागौर से कांग्रेस की सांसद रह चुकी हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद वो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली। तो ये राजस्थान चुनाव से पहले जो है इसको एक बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इससे क्या क्या चीजें निकल कर आ रही हैं, असर इसका क्या होगा, जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी। चलिए पहले जरा आपको मीडिया रिएक्शन सुनाते हैं और उसके बाद चलेंगे। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी आपको देंगी ज्यादा जानकारी इस पूरे बीजेपी में जो कांग्रेस से ज्वाइनिंग हुई है। देखिए, इस तरह के आने जाने लोग आते आते रहेंगे। चुनाव में जब कहीं भी चुनाव होता है किसी भी राज्य में, तो ये सिलसिला बनता है। जिसको लगता है कि हमको वहां फायदा है तो वहां चला जाता है। कि ज्योति मिर्धा का भाजपा में आना बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान की राजनीति के लिए और खासकर नागौर की राजनीति के लिए। अब ज्योति मिर्धा जो है वो नाथूराम मिर्धा की ग्रैंड डॉटर है और नाथूराम मिर्धा अपने आप में बहुत ही कद्दावर नेता थे, कांग्रेस से जुड़े हुए नेता थे और किसान नेता थे। अब ऐसे में उनकी जो पोती है वो जाती है भाजपा में। पहले वो सांसद रह चुकी है वहां से नागौर से, और अब वो अपने आप को साइडलाइन महसूस करते हुए अब वो बीजेपी में चली गई है। बीजेपी ने जातिगत राजनीति जो है उसकी गणित को देखते हुए ज्योति मिर्धा को लिया है। इससे एक तीर और 2 निशाना, ना सिर्फ मिर्धा परिवार के जो इनका बहुत ज्यादा गुडविल है इस एरिया में वो बीजेपी की तरफ आएगा, लेकिन साथ ही जो हनुमान बेनीवाल का जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है, उसको भी काउंटर करने की कोशिश है। हनुमान बेनीवाल बीजेपी में थे, बाहर निकल के उन्होंने आरएलपी बनाई, खुद सांसद है और 3 उनके एमएलएज हैं नागौर से। हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ थे, लेकिन फिर उन्होंने अलायंस को एग्जिट करके फार्मर्स इश्यूज पे वो बाहर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया था। तो अब क्या है कि हनुमान बेनीवाल किस तरफ आएंगे ये अभी क्लियर नहीं है कि वो थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश में है या वो भाजपा के साथ जाएंगे या फिर उनकी कोई कांग्रेस के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी। इसलिए हनुमान बेनीवाल को भी काउंटर करने के लिए ज्योति मिर्धा को भाजपा ने बीजेपी में शामिल किया है। ज्योति का जो परिवार है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो नागौर है और जो जाट समुदाय है वो एक बहुत ही अहम वोट बैंक है। अहम वोट बैंक इसलिए है क्योंकि जाट समुदाय जो है उसका वोट एक तरफा जाता है और ज्यादातर उसका वोट जाति के साथ जाता है। तो ये जो इस तरह की जो वोटिंग पैटर्न है समुदाय में, अगर वो जाट वोट बीजेपी की तरफ झुक जाए तो उसमें जो हार जीत का अंतर है उसमें वो निर्णायक साबित हो सकता है। और ये बीजेपी ने एक बार प्रयोग करके देखा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब जाटों को ओबीसी में आरक्षण उन्होंने दिया और जो जाट वोट बैंक है वो उनकी तरफ शिफ्ट हो गया और फिर बड़ी भारी बहुमत से 120 सीटों की बहुमत से बीजेपी जीत के आई थी। अब ये जो जाट वोट बैंक है इसको अपनी तरफ खींचने के लिए भाजपा ने ऐसा किया है। कांग्रेस के साथ हमेशा जाट वोट बैंक रही है, लेकिन बीच में
उनका कहना था कि हमारा मुख्यमंत्री बनाया जाए, और पिछले 30 सालों में उनका मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो हो सकता है ये भी मुद्दा बने इस चुनाव में, लेकिन ज्योति मिर्धा को अपने साथ लेकर बीजेपी ने बहुत सोची समझी एक राजनीतिक गणित को लेकर उन्होंने ये जो पासा खेला है वो उनके फायदे में रहेगा। चलिए, तो किस तरीके से राजनीतिक जो शहमात का खेल है वो लगातार जारी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में इस साल के अंत में चुनाव होने, उसको लेकर सब अपना गुणागणित लगाने में हर पार्टी लगी हुई है। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई और कई अहम समझौतों पर सहमति बनी। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक कॉरिडोर का जिक्र करते हुए कहा कि ये प्रगति का पथ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्ते दुनिया भर की बेहतरी के लिए अहम हैं। आज भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक भी हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। आज दोनों नेताओं की मुलाकात से पहले सऊदी क्राउन प्रिंस ने राष्ट्रपति भवन में औपचारिक उनका स्वागत किया गया, जहां राष्ट्रपति समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। आज शाम 6:30 बजे राष्ट्रपति भवन में क्राउन प्रिंस का राष्ट्रपति से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। विश्व की दो बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। आज की हमारी बैठक से हमारे संबंधों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी। भारत और सऊदी अरब की मित्रता क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। The Indians in Saudi Arabia had a large part in the economic growth of Saudi Arabia. Today they are 7% of the population of Saudi Arabia, and we consider them to be a part of Saudi Arabia. We watch and take care of them like we take care of our own citizens. We hope that this council will meet the aspirations of our people, and we wish us success. वहीं G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए देशों के दफ्तर भी बनाए गए थे। आखिर किस तरीके से इन देशों के दफ्तर बने थे, इंतजाम किस तरीके से हुए थे, G20 सम्मेलन को लेकर जरा ये हमारे सहयोगी परिमल की रिपोर्ट देखिए कि कैसे इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए इतने इंतजाम किए गए थे। इस वक्त हम भारत मंडपम में हैं और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो गैलरी से होते हुए आगे जो रास्ता जाता है, यहाँ पर G20 के जो देश थे जो इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए हुए थे, उनका दफ्तर यहाँ पर बनाया गया है। अलग अलग देशों का अलग अलग एक दफ्तर जो है, एक ऑफिस प्रीमाइसेस जो है वो यहाँ पर बनाया गया। देखिए तमाम कंट्री के नाम इस पे लिखे गए, देशों के नाम लिखे, कनाडा हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, यूके हो, तो ये तमाम ये देश जो हैं उनके ऑफिस एक तरीके से उस वक्त के लिए G20 के दौरान जो उनके कर्मचारी होंगे उसको लेकर, और यूनाइटेड स्टेट्स का जो दफ्तर है यहाँ पे आप देखिए गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बाद भी आगे अगर आपको चल के दिखाएं तो इस तरफ आप देखिए कि पेंटिंग्स भी जगह जगह पे लगाई गई है, और यहाँ पर आप देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है, और दूसरी तरफ भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी भी वानगी आपको नजर आएगी। तो ये इस तरीके से छोटे छोटे दफ्तर जो है वो अलग अलग देशों के लिए बनाए गए थे। दूसरी तरफ अगर आपको कहें तो आप यहाँ आगे जब निकल कर आएंगे तो यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है, यूके। देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो कंगारू की बात आती है, और यहाँ पे देखिए हर देश को लेकर वहाँ की जो पहचान है उसको भी जगह दी गई है, और साथ में भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़ी जो पेंटिंग्स हैं, जो चीजें हैं, अब देखिए यहाँ पर
उसकी भी जगह है यहाँ पर। ये देखिए, ये छोटा सा बैठने की जगह, या ये छोटा सा लाउंज वाला इलाका, इस तरफ हेड ऑफ स्टेट के बैठने की जगह। तो ये तमाम चीजें जो है मंडपम में तमाम देशों को लेकर उनके ऑफिसेस को इसी जगह पर यहाँ पर बनाया गया, जहाँ पे वो लोग बैठे, उनके अधिकारी बैठे, और उसके बाद जो है जो रणनीतिक चीजें थी, देखिए जैसे यूके का है, और ये दफ्तर जो है वो एक उस वक्त के लिए बनाया गया जब जो प्रतिनिधि मंडल थे वो यहाँ पर थे और उनके साथ उनके ऑफिसर्स थे, तो एक डेडिकेटेड स्पेस जो है उन लोगों को ऐसे दफ्तर के तौर पर दिया गया। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। वहीं भारत मंडपम में एक कॉरिडोर मदर ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर भी बनाया गया था। इसमें 25 पैनल हैं, जिसमें वैदिक काल से लेकर सिंधु घाटी की सभ्यता और अलग अलग साम्राज्यों का दौर दर्शाया गया। इस वक्त हम भारत मंडपम में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डांसिंग गर्ल है, करीब 5000 वर्ष पुरानी। इस डांसिंग गर्ल को यहाँ पर लगाया गया है और आप यहाँ उसकी जानकारी जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। जो भाषा का ऑप्शन है यहाँ पे 16 भाषाओं में इसको आप सुन सकते हैं। जब इसको क्लिक करेंगे तो 16 भाषाओं में ऑप्शन है कि आपको जानकारी यहाँ पे टेक्स्ट के तौर पे और ऑडियो के तौर पे मिले कि आखिर ये क्यों है, और अलग अलग भाषाओं में जानकारी मिलेगी। यहाँ पे कुल 26 पैनल हैं और 26 पैनल में डेमोक्रेसी, भारत का जो लोकतंत्र है वो कितना पुराना है और किस तरीके से उसकी जड़ें मजबूत रही हैं, उसको लेकर इन पैनलों में दिखाया गया है। चाहे यहाँ पर आप देखिए सेल्फ गवर्नेंस की बात हो पुराने वक्त से, या फिर छत्रपति शिवाजी को लेकर ये एक पैनल है। आगे अगर आएंगे तो अकबर के समय की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। उसके बाद कृष्णदेव जो राजा थे उनके समय की बात है। ये फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी है और यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर इसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और ये देखिए ये ऑडियो आएगा। 1100 से 1500 वर्तमान युग में लोकतंत्र के दार्शनिक आधार को बल मिला। ये इस तरीके से आपको यहाँ पर एक एक पैनल में, जो 26 पैनल हैं और 16 भाषाओं में, ये तमाम जानकारी आपको देने की कोशिश की गई है। ये पूरा एक मंडपम में पूरा एक कॉरिडोर है जहाँ पे इस तरीके के 26 पैनल लगाए गए हैं और उसी में आप देखिए कि एक एक जगह पे अशोका के बारे में अगर आप समझना चाहें, यहाँ पे देखिए ये जो पैनल लगा हुआ है और भाषा का जो ऑप्शन है, अगर हमने कहा अब इसमें हमको फ्रेंच में अगर समझना है तो आप देखते हैं यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट कर लिया लैंग्वेज में, ये आप सुनिए, ये फ्रेंच में हमने सेलेक्ट किया है। Troisième empereur maurien, Ashoka, est connu pour sa gouvernance responsable et axée sur le peuple. Après avoir remporté, तो ये हमने दिखाने की कोशिश की कि 16 भाषाएं हैं और भाषा क्या क्या है इस पैनल में। जो 26 पैनल लगाए गए हैं उसमें आप देखिए भाषा क्या क्या है। इसमें इंग्लिश है, हिंदी है, हिंदी के बाद और जो भाषाएं हैं, पुर्तगाली है, फ्रेंच है और एक एक करके तुर्की है, डच है। तो ये तमाम भाषाएं हैं। अगर जैसे ही आप इसको टच करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर इसमें सभी मनुष्य समान हैं, हिंदी में अगर इसको टच करते हैं तो आप सुनिए आपकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है। ये हिंदी हमने छुआ और ये देखिए कई यूनानी राजदूतों ने भारत की यात्रा की और वृत्तांत लिखे। 4वीं शताब्दी पूर्व युग में मौर्य राजसभा में, तो आप समझ सकते हैं मौर्य हों, कौटिल्य हों, मेगास्थनीज हों, बुद्धा हों, तो ये तमाम जो हैं, जैन धर्म हो, तो ये इस तरीके के पैनल में ये तमाम जानकारी जो है यहाँ पर महाभारत काल हो, रामायण का पीरियड हो, वैदिक एरा हो, तो ये तमाम जो पैनल्स हैं वो 26 पैनल यहाँ पे लगाए गए हैं। और आप दूर से आप देखिए कि इस तरीके से ये पैनल यहाँ पर मंडपम में एक पूरा डेमोक्रेसी को लेके कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं पुराने वक्त से लोकतंत्र को लेकर, वो अलग अलग वक्त को लेकर, वैदिक एरा से लेकर और 7000 साल पुरानी जो डेमोक्रेटिक इथॉस है उसको यहाँ पर अलग अलग पैनल के जरिए
बताने और दिखाने की कोशिश की गई है। भाषाओं के ऑप्शन आपके पास हैं, ऑडियो और टेक्स्ट के तौर पे चीज़ें आएंगी और अलग अलग माध्यम से आप समझ सकते हैं भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर जो पुराने वक्त की जो पूरे दास्तान है, कहानी है, अलग अलग वंश के समय की, वो यहाँ पर इन 26 पैनलों के जरिए और 16 भाषाओं के जरिए जो है वो दिखाने और बताने की कोशिश तमाम प्रतिनिधिमंडल, जो विदेशी प्रतिनिधिमंडल थे जो G20 में आए थे सम्मिलित होने, उनके लिए यहाँ पर ये लगाया गया था। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। नोएडा के सेक्टर 30 में सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील रेणु सिन्हा मर्डर केस में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने मामले में उनके पति को उन्हीं के घर से गिरफ्तार किया है। आरोपी घर के स्टोर रूम में छुपा हुआ था। दरअसल 61 साल की वकील का शव घर के बाथरूम में संदिग्ध हालत में मिला। उनके सिर पर चोट के निशान थे। वकील के भाई की सूचना पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को घर से बाहर निकाला था। परिजन पति पर हत्या का शक जता रहे थे। आरोपी पति की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी, लेकिन आरोपी के फोन की लोकेशन घर पर ही आ रही थी। इसके बाद पुलिस ने घर में तलाशी ली और उसके बाद स्टोर रूम में से उसकी गिरफ्तारी हुई। नोएडा में एक शख्स अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद अपने ही घर की पहली मंजिल के स्टोर रूम में 36 घंटे तक छिपा रहा। नोएडा पुलिस ने आज सुबह तड़के 3 बजे उसे उसके इसी घर से गिरफ्तार कर लिया। ये घर नोएडा के सेक्टर 30 में है। D40 ये मकान नंबर है, जहां पर 61 साल की रेणु सिन्हा रहती थीं, जो सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वकील थीं। पुलिस ने कल शाम को 5 बजे उनका शव इसी घर के बाथरूम से बरामद किया और उस वक्त वो लहूलुहान हालत में थीं। बाद में उनको मृत घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने जांच की, लेकिन उनके जो पति हैं नितिन नाथ सिन्हा, वो घर से गायब थे। रेणु सिन्हा के जो भाई हैं, उन्होंने पुलिस को जानकारी दी कि उनकी बहन का जो फ़ोन है वो लगातार बंद आ रहा है। तो पुलिस ने एक बार फिर से पूरे घर का सर्च ऑपरेशन किया और इसी मकान की पहली मंजिल में जो स्टोर रूम है वहीं से उनको गिरफ्तार किया। अभी तक की जांच के हिसाब से जो नितिन नाथ सिन्हा हैं, उन्होंने पूछताछ में कहा कि उनकी पत्नी से उनका प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था, क्योंकि एक प्रॉपर्टी थी जिसको वो बेचने वाले थे और वो प्रॉपर्टी यही मकान था जिसको वो बेचने वाले थे, जिसको लेकर उनकी पत्नी लगातार मना कर रही थी। क्योंकि रेणु सिन्हा का जो बेटा है वो अमेरिका में पढ़ता है और रेणु सिन्हा का कहना ये था कि जो कुछ पैसा है वो बेटे की पढ़ाई में खर्च किया जाए, लेकिन जो उनका पति है वो ये प्रॉपर्टी बेचने की फिराक में था और उसने कुछ पैसा टोकन के रूप में भी ले लिया था, जिसका वो विरोध कर रही थी। और इसके चलते शनिवार शाम को उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद वो इसी घर में छुपा रहा। तो पुलिस ने जांच के बाद आज सुबह तड़के 3 बजे नितिन नाथ सिन्हा को इसी घर की पहली मंजिल से गिरफ्तार कर लिया। वो स्टोर रूम में छुपा हुआ था। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और ये कहा है कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या की है। तो इस तरह से नोएडा के एक बेहद ही पॉश इलाके में इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड को अंजाम दिया गया और 36 घंटे तक पत्नी की हत्या के बाद आरोपी अपने ही घर में छुपा रहा, जिसे अब नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा से कैमरामैन मोहम्मद मुसलिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर साल की तरह इस बार भी दीपावली के जो और अन्य पर्वों पर, त्योहारों पर पटाखों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में सर्दियों के मौसम में पटाखों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। यह प्रतिबंध केवल पटाखों के जलाने पर ही नहीं, बल्कि उनके निर्माण और बिक्री पर भी रहेगा। ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गोपाल राय ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध से प्रदूषण में लगातार गिरावट आई है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य मानकों, खासकर बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव को देखते हुए ऐसा कदम उठाना आवश्यक है। प्रदूषण के स्तर को और कम करने के लिए इस साल भी युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध जो अभियान है वो सरकार ने उसकी तैयारी शुरू कर दी है विंटर एक्शन प्लान के रूप में। और उसके तहत सरकार ने आज ये निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है और उनके निर्णय के अनुसार आज
ये फैसला को दिल्ली के अंदर लागू करने के लिए डायरेक्शन डीपीसीसी को दिया जा रहा है।